अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन हेतु शकरकंद की वैज्ञानिक रोपाई तकनीक। बरसात के मौसम में बतखों की अच्छी बढ़वार हेतु इनकी देखरेख और प्रबंधन कार्य। हमारे प्रदेश में शकरकंद की खेती बहुतायात रूप में की जाती है, अतः जिन किसान भाइयों ने इसकी समय से नर्सरी डाली होगी उनकी नर्सरी इस समय रोपाई के लिए तैयार होगी। तो इस फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आप इसकी रोपाई किस तरह से करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं त्रियोद कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर रमाशंकर। खेत की तैयारी, उसके बाद में कौन सी वेराइटी लगाएंगे, वो कितनी दूरी पर लगाएंगे, कितना आप फर्टिलाइजर उर्वरक देंगे, क्या सिंचाई करेंगे, इस हिसाब से इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लगाने से पहले। तो किसान भाई सबसे पहले आप खेत की तैयारी करें। हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर इसका विकास होता है। तो अगर भारी मिट्टी होगा तो इसका विकास अच्छे से नहीं होगा, इसलिए हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है शकरकंद के खेती के लिए। उसके बाद में आप क्या करें कि इसमें एक ही बार में जो मेरा खाद है उर्वरक है और जो कंपोस्ट एक ही बार मिला देते हैं अंतिम जुताई के समय में। अगर कंपोस्ट मेरे पास है तो 5 से 15 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट। उसके बाद में 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के समय हम लोग खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। उसके बाद में जो मेरा नर्सरी तैयार है, जहाँ से हमको शकरकंद का लत्तर ले जाना है, जिस वेराइटी का लगाना है, जैसे कुछ वेराइटी यहाँ पर अच्छी है, जैसे राजेंद्र शकरकंद 92, राजेंद्र शकरकंद 47, क्रॉस4, ये सब शकरकंद की अच्छी प्रजातियाँ हैं जो बहुत अच्छी उपज देती है और बाजार में भी इसका अच्छा मांग है। तो अब लगाने से पहले हमको क्या करना है कि जो मेरा नर्सरी तैयार है वहाँ से जो लत्तर है उसका शकरकंद का नर्सरी में, उसका आगे वाला भाग ही केवल हम लोग लगाते हैं, और अगर लत्तर की कमी हो तो उसका मध्य भाग भी लगाते हैं। अंतिम भाग हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें जड़ का विकास अच्छे से नहीं होता है तथा उसमें पौधों का बढ़वार भी अच्छा से नहीं होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका आगे का भाग ही, जो मेरा 25 से 30 सेंटीमीटर का टुकड़ा हम लोग काटते हैं, आगे से ही काटे और उसी को लगाएं। उससे क्या होता है कि उसमें जड़ का विकास बहुत शीघ्र होता है और पौधों का बढ़वार भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। उसमें हमको ध्यान रखने की ये बात है कि जो मेरा लत्तर का टुकड़ा होगा अग्रभाग का, उसकी लंबाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसमें ध्यान देना है कि उसमें 5 से 6 गांठ जरूर हो। लगाते समय यह भी ध्यान रखना है कि उसका कम से कम 3 गांठ मिट्टी के अंदर जरूर जाए। अब देखते हैं कि कितनी दूरी पे लगाते हैं। तो यहाँ अनुसंधान से पता चला है कि 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट पौधे से पौधे और 1 फीट ही पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी अगर हम रखेंगे तो सबसे ज़्यादा उपज हमको प्राप्त होगा। और इसके बाद में खरपतवार का नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर खरपतवार का हम प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं करेंगे तो भी हमको उपज में बहुत ह्रास होगा। जैसा कि मालूम है कि जितने भी तरह के
हानि होता है, फसल में लॉस होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हानि खरपतवार ही करता है। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान भाई देखते हैं, यहाँ के जो खेत है उसमें सबसे ज़्यादा संकरी पत्ती वाले खरपतवार का भरमार होता है। सबसे ज़्यादा उसमें वन बजरी, सोरघम, हेलीपेंस होता है। उसका प्रभावी नियंत्रण के लिए हम लोग के पास में एक रसायन है, क्विजालोफॉप इथाइल। क्विजालोफॉप इथाइल का डोज 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 से 600 लीटर पानी में मिला के अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो इसका बहुत ही प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर पाता है। अगर मान लीजिए कि उसके अलावा कोई दूसरी चौड़ी पत्ती वाली भी कुछ हो तो उसमें फिर हम इमेजाथापायर एक रसायन है वीडीसाइड से, हर्बिसाइड से, तो फिर उसका 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 900 लीटर पानी में मिला के फिर हम छिड़काव करते हैं, जिससे संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण हो जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ। बरसात के मौसम में बतखों की अच्छी बढ़वार हेतु इनकी देखरेख और प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बतख पालन एक लाभकारी कृषि से व्यवसाय है, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए मौसम के अनुसार इसका प्रबंधन करना अनिवार्य होता है। तो किसान भाइयों, क्या है ये मौसम प्रबंधन कार्य? इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से। अगर आप बतख पालन से जुड़े हुए हैं तो इन बरसात के दिनों में उनके प्रबंधन पर थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि बरसात का दिन संक्रमण का काल होता है और इन दिनों बतख भी इससे दुष्प्रभावित हो सकती हैं। तो आपकी जब जरा सी लापरवाही से इसके दो दुष्परिणाम हो सकते हैं, एक तो अंडोत्पादन में कमी और दूसरा उनमें मृत्यु दर की बढ़ोतरी। तो कई प्रकार की व्याधियों से बचने के लिए आपको 2-3 बातों का विशेषकर ख्याल करना इन दिनों नितांत आवश्यक है। पहला तो बतख का जो घर है उसमें चूंकि नमी रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनके घर में चूने का छिड़काव नियमित रूप से किया करें, अर्थात इसकी वृद्धि आजकल बढ़ा देनी होगी। सप्ताह में 2 बार कम से कम 3 से 4 दिनों के अंतराल पे कली चूना को लेकर के और उसे फोड़ करके छिड़काव करें। यह कीटाणुनाशी का काम करता है और वहाँ के नमी को भी अवशोषित करता है, और इस नमी के रहने से बहुत तरह के फफूंदजन्य समस्याएं और उनके पाचन तंत्र संबंधी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उसके घर के आसपास भी आजकल साफ सफाई सुनिश्चित करें। अगर घर के आसपास कीचड़ या फिर गंदगी है, बदबू है, तो इससे उनके अंडोत्पादन की क्षमता दुष्प्रभावित होती है। और उनके जो बर्तन हैं, पानी के बर्तन या फिर खाना के बर्तन, उसको 1% लाल पोटास अर्थात पोटासियम परमैंगनेट के घोल से प्रतिदिन आजकल साफ किया करें, क्योंकि वो भी एक संक्रमण के सशक्त माध्यम बन जाते हैं। उनके खाने में कभी भी बासी भोजन का आजकल प्रयोग न करें। साफ, स्वच्छ एवं ताजे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पानी भी अगर आप चापाकल से लेते हो तो आप निश्चित तौर पे उसमें फिटकिरी का प्रयोग किया करें सप्ताह में 2 दिन कम से कम, जिससे वो कीटाणु रहित हो जाया करेगा। उसके घर की तहकीकात नितांत आवश्यक है, क्योंकि घर अगर उसका बाड़ा चू रहा होगा तो उसकी रिपेयरिंग या मरम्मत आजकल अवश्य ही करवा लें। आप ध्यान रखें कि अगर बत्तख को दस्त की शिकायत देख रहे हैं, उनके बीट अगर पतला है, पानी जैसा है, उजला है और उसमें हरापन आ रहा है, तो तुरंत आप निकट के पशु चिकित्सक के सलाह पर उनका इलाज करावें, क्योंकि ये घातक संक्रामक रोगों के सूचक होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी जरा सी लापरवाही आप बरतते हैं तो आपके बत्तखों की मृत्यु दर हो जाती है। अगर साधारण दस्त की बीमारी है तो आप उन्हें ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथाजोल की दवाएं शारीरिक वजन के अनुपात में पशु चिकित्सक की सलाह पर लेकर के आप उन्हें दे सकते हैं, तो यह कारगर साबित होता है। आजकल बत्तख में अरुचि की शिकायत हो जाती है, भोजन कम उठाते हैं, कोने में सुस्त पड़े रहते हैं,
तो ऐसी स्थिति में उन्हें कोई लिवर एक्सट्रैक्ट की दवा भी देना फायदेमंद होता है। कोई भी बी कॉम्प्लेक्स या लिवर एक्सट्रैक्ट की दवा 5 लीटर पानी में 5 से 10 मिलीलीटर दवा मिलाकर अगर बत्तख को आप खिलाते हैं तो फायदेमंद होगा। ये 5 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर दवा 20 से 25 बत्तखों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अन्य एक प्रमुख घटक बत्तख पालन के लिए बरसात के दिन में अगर सुरक्षा की बात हम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज कि बत्तख जिस पानी में रहता है, अर्थात जो तालाब है या फिर उसका जल का स्रोत है, उसकी साफ सफाई सुनिश्चित करें, क्योंकि मूसलाधार बारिश के चलते बाहर का पानी और उसके साथ साथ कई तरह के कीड़े मकोड़े जीवाणु कीटाणु उसमें आ जाते हैं। अपने तालाब हैं तो आजकल चूना का प्रयोग कम से कम 15 दिन पर एक बार अगर बरसात में करते हैं तो तालाब का पानी कीटाणु रहित होगा। इसके लिए 1 एकड़ के अगर आपका तालाब है तो उसके लिए 25 से 35 किलो चूना उपयुक्त होता है देने के लिए। अगर छोटा स्थान है तो पोटासियम परमैंगनीज प्रयुक्त होता है। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल करेंगे तो बरसात के दिनों में बत्तख में होने वाली छोटी छोटी व्याधियों से या उनके अंडे उत्पादन और मांस वृद्धि के जो वृद्धि की रुकावट है उससे हम बच सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खेती में जैव नियंत्रकों का प्रयोग और इसके लाभ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल अधिक उत्पादन की चाह में किसान भाई अक्सर फसलों में विभिन्न रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी उपज तो बढ़ जाती है, लेकिन मृदा और मानव स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए आपको जैविक खेती पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर रूपाली शर्मा से, जो आपको जैव नियंत्रण के प्रयोग और लाभ पर जानकारी दे रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की ज्यादातर जो आय है वो ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन पर निर्भर है, और इसी के लिए हमने एक तकनीक जिसका हमने नाम दिया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसका विकास किया है। इस तकनीक के अंतर्गत अधिक से अधिक जैव नियंत्रकों का प्रयोग होता है। इसमें हम जैव नियंत्रक सबसे पहले जो कंपोस्ट है, जो खाद है, उसमें हम मिलाते हैं। कम से कम 15 दिन पहले जो कंपोस्ट या खाद है उसमें हम इसको मिला देते हैं। करीब 1 कुंटल खाद में 250 ग्राम से लेके आधा किलो तक जैव नियंत्रक मिलाया जाता है। उसके बाद 15 दिन के लिए उसको हम छोड़ देते हैं, ताकि उसमें जो जैव नियंत्रक में ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास हैं वो उसमें स्वतः ही पनप जाते हैं। और उसके बाद जब हम उसको खाद को जब हम फील्ड में ले जाते हैं, किसान भाई अपने खेतों में मिलाते हैं, तो वो मृदा में अच्छी तरह मिलके और पनप सकते हैं। इसी तरह से जब किसान नर्सरी तैयार करते हैं तो जब वो बीज लगाते हैं तो हम बीजों का शोधन भी जैव नियंत्रकों के द्वारा करवाते हैं। इसमें 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम जैव नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। उसमें उसका जो पाउडर है हम बीज में मिला देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी के छींटे डालकर और उसको ढक के रख देते हैं, ताकि रात भर का जो समय होता है उसमें जैव नियंत्रक बीज के चारों तरफ एक परिधि बना लेता है। और अगले दिन जब किसान भाई उस बीज को नर्सरी में लगाते हैं तो बीज के द्वारा उत्पन्न रोग कारक वहीं की वहीं नष्ट हो जाते हैं। तीसरी तरह से हम इसका उपयोग पौधशाला में से जब आप पौधे को उखाड़कर और खेतों पे लगाते हैं उस समय हम इसकी जड़ों को भी हम उपचार कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम जैव नियंत्रक मिला के उन जड़ों को हमको, पौधों की जड़ों को, जैसे टमाटर है, बैगन है, शिमला मिर्च है, इनको हम आधे घंटे के लिए डुबो के रखते हैं और उसके बाद इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इससे क्या होता है कि जड़ों के चारों तरफ जैव नियंत्रक
अपनी परिधि बना लेता है और जो जड़ों के द्वारा जो रोग आ सकता है उसको वहीं की वहीं उसकी रोकथाम कर देता है। इसके बाद इसका उपयोग जो है किसान भाई, जो पौध लगे हैं उसको हम कहते हैं स्पॉट इनोक्यूलेशन। उससे हम जो घोल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम जैव नियंत्रक मिलाया जाता है, उसी घोल को आप पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं। इससे जितने भी आपके मृदा के द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और जो पौधा है उसमें अच्छी फलत होती है और अच्छी आपको ईल्ड मिलती है उसमें से। अब किसान भाई जो कि इच्छुक हैं जैव नियंत्रक को का प्रयोग करने के लिए, तो ये आप विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। वहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इसका फॉर्मुलेशन पाउडर बनाया जाता है, लेकिन हम किसानों को भी न्यूनतम दर 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लेते हैं और ये मार्केट में भी उपलब्ध है। लेकिन जब आप मार्केट से या कृषि इकाई से या किसी भी संस्थान से इसको लेंगे तो सबसे पहले डिब्बे में आप इसके प्रयोग का समय देख लीजिए। इसका कम से कम 6 महीने से जिसमें आपको प्रयोग करना होता है, और अगर एक बार आप ये फॉर्मुलेटेड पाउडर जैव नियंत्रक का लेके आते हैं तो उसे छांवदार जगह में रखना चाहिए। जो जैव नियंत्रक आपका बच जाता है उपयोग के बाद, सबसे अच्छी विधि है कि आप उसको गोबर में मिला दीजिए। यदि गोबर की खाद तैयार है उसमें भी मिला सकते हैं और कच्चा गोबर है तो उसमें भी आप मिला सकते हैं। और एक बार जब गोबर जैव नियंत्रक से उपनिवेशित हो जाता है तो उसमें से आप कुछ पोर्शन, करीबन आप 1 किलो मान लीजिए, उठा के आप अगर दूसरे गड्ढे में मिला देते हैं इसको, जिसमें गोबर पड़ा हुआ है, कच्चा गोबर है, उसमें आप मिला देते हैं तो वो स्वतः ही उसमें फैल जाता है। और इस तरह से ये आप इसको उपयोग में ला सकते हैं और अपने स्तर से इसको आप बना भी सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला सीवान से कालीचरण यादव जी, आप पशु खरीदते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी चाहते हैं। तो कालीचरण यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो पशु खरीदते समय आपको 4 या 5 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़, जो गाय या भैंस की जो पशु खरीदते हैं उस नस्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मुर्रा खरीदनी है भैंस में या गिर खरीदनी है गाय में, तो आपको उस पशु की पहले पहचान होनी चाहिए। दूसरी बात, पशु की उम्र का पता होना चाहिए। तो किसान भाइयों, पशु की उम्र का सबसे पता करने का तरीका मुंह में दांत देखकर, जो निचले वाले जबड़े के अंदर 4 जोड़ी दांत होते हैं, जब पशु के 2 दांत अगर बड़े हैं बीच में तो पशु की उम्र 2.5 से 3 साल की होती है, और अगर 4 दांत है तो पशु की उम्र 3 साल के आसपास होती है। तो आपको जब भी पशु खरीदना है तो 2 से 4 दांत के बीच वाले ही पशु को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर खरीदते हैं तो उसको दूध उत्पादनता प्रभावित होती है, पहली चीज़। दूसरी बात, सिंग के आधार पर भी, सिंग पे छल्ले होते हैं, उसके आधार पर पशु की उम्र का पता किया जा सकता है। अगर 2 छल्ले हैं तो इसका मतलब 4 साल। पहला जो छल्ला आता है वो 3 साल में आता है, उसके बाद जो प्रत्येक छल्ला 1-1 साल में आता है। तो छल्ले के हिसाब से भी 2 छल्ले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, पशु के खुर के आधार पर अपन उम्र का पता कर सकते हैं। जिस पशु के खुर में गैप कम है तो वो पशु कम आयु का होता है, और जिस पशु के खुर में गैप ज़्यादा है तो ये समझना चाहिए पशु की उम्र ज़्यादा है, तो ऐसे पशु को नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज़, पशु का दुग्ध उत्पादन, 3 टाइम का उसका दूध नापना चाहिए। अगर सुबह मान लो 5 लीटर है, शाम को अगर 3 लीटर है, फिर वापस सुबह 3 लीटर, तो ऐसे पशु को नहीं खरीदना। अगर सुबह 5 लीटर है, शाम को 4.5, वापस सुबह 5 आ रहा, तो ऐसे पशु को खरीद लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि पशुपालक कुछ भी खिला करके वो दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि पशु को जो दूध के जो स्तन निकालने वाले स्तन है, उस स्तन में काफ़ी थोड़ा गैप होना चाहिए। जितना ज़्यादा गैप होगा पशु अच्छा दूध होगा, और स्तन का आकार बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके नीचे एक दुग्ध शिरा वेन होती है, वो जितनी ज़्यादा उभरी होगी उतना पशु दूध ज़्यादा देगा। 5वीं चीज़, पशु को चला के देखना चाहिए, रस्सी 2 रस्सी, तो उससे अगर पशु सीधा स्ट्रेट चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो इसका मतलब वो पशु सही है। अगर आड़ा तीसरा चलता है तो वो पशु सही नहीं होता है। तो मैंने किसान भाइयों जो आपको 4 से 5 बातें बताई है, ये पशु खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही पशु खरीदना चाहिए। जब पशु घर पे आप लाते हो तो उस लाने से पहले
उस पशु के जो पैर होते हैं उन पैरों को अच्छी तरह से लाल दवा से धोना चाहिए और लाने के बाद जो अपने पुराने पशु है उन पशु के साथ उनको नहीं रखना चाहिए। 10 से 15 दिन उनको दूसरे पशु के साथ में रखना चाहिए। जब पशु घर पर आ जाता है तो उनका प्रत्येक बीमारी का टीकाकरण करना चाहिए तथा पेट में कीड़े मारने की दवाई भी उनको पिलानी चाहिए। जब पशु घर पे आ जाता है तो कुछ समय थोड़ी समस्या रहती है क्योंकि वो उस वातावरण से थोड़ा अलग हो जाता है, तो पशु को सबसे पहले दूध के आधार पर उसको बाटा देना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तंबाकू की अच्छी पौध हेतु नर्सरी तैयारी पर जानकारी। मूंगफली की फसल में विभिन्न कीटों की रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।